नमस्कार मित्रों, आगाज संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज आदिकाल की इस प्रश्नोत्तरी के अगले क्रम में अपन प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं इन प्रश्नों को। रणमल संत काव्य की रचनाकार है। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है। विद्याधर, जयानक, जगनिक और श्रीधर। तो रणमल छंद के रचयिता है वो है श्रीधर। श्रीधर के इस रणमल छंद में उल्लेख मिलता है ईडर के शासक है रणमल, उनका उल्लेख मिलता है। इनमें इन्होंने हराया था पाटन के शासक जफर खान को। ईडर के शासक रणमल और पाटन के शासक जफर खान के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें ईडर के शासक रणमल की विजय होती है। आदिकालीन साहित्य में आचार्य शुक्ल ने साहित्य कुछ रचनाओं को वीर गाथा काल में रखा और वीर गाथा काल में वीर गीतात्मक काव्य की संज्ञा दी, जिसमें श्रीधर का जो ये रणमल छंद है वो क्या है, शामिल है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो विद्याधर का उल्लेख मिलता है आदिकाल में प्राकृत पेंगलम का संकलन किया गया है। वो संकलन किया गया है लक्ष्मीधर के द्वारा। प्राकृत पेंगलम है वो 7वीं शताब्दी की रचना है। कौन सी शताब्दी की रचना है? 7वीं शताब्दी की रचना है। 2012 के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आया है जो आदिकालीन काव्य रूढ़ियां हैं। क्या है? आदिकालीन काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं। क्या? काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को देखने में मदद मिलती है। ये किस ग्रंथ से मदद मिलती है? प्राकृत पेंगलम से मिलती है। प्राकृत पेंगलम में यदि अपन देखा जाए तो सारंगधर, विद्याधर, बब्बर, जज्जल आदि कवियों का जो है काव्य है वो क्या किया गया है? लक्ष्मीधर के द्वारा संग्रहित किया गया है। तो विद्याधर का उल्लेख वहाँ मिलता है। जयानक का उल्लेख मिलता है। जयानक थे कश्मीरी कवि। कैसे कवि थे? कश्मीरी कवि थे जिन्होंने रचना लिखी थी पृथ्वीराज विजय। तो ये इतिहास की दृष्टि से इनका ज़्यादा महत्व तो है नहीं, लेकिन पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक घोषित जब की गई तो प्रमाणिक साहित्य के रूप में आवश्यकता महसूस हुई। तो उस समय इस पृथ्वीराज विजय के आधार पर किसको अप्रमाणिक घोषित किया? पृथ्वीराज रासों को छंदवर्धय के द्वारा जो रचित थी। तो पृथ्वीराज विजय का उल्लेख है, उसके लेखक है कौन? जयानक। जगनिक आदिकालीन रासो साहित्य में परमाल रासों की रचयिता है। कौन है? जगनिक, जिसमें महोबा के 2 वीर थे, आला और उदल, जिसे उदल को उदेशी भी कहा जाता है। तो उस आला और उदल का जो वीरता का वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? जगनिक के परमाल रासों में। इनकी एक काव्य पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि 12 वर्ष लो कुकर जिए, 13 वर्ष लो जिए सियार, बरस 18 सत्री जिए, आगे जीवन को
अधिकार। तो महोबा के शासक परमर्दी देव के ये दो वीर कवि थे, वीर पुरुष थे, आला और उदल। उसका उल्लेख मिलता है परमाल रासों में। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा, श्रीधर। सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कई बार इस प्रश्न को अपन कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल के नामकरण के बारे में एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे सहायक आचार्य की हो, चाहे व्याख्याता की हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती हो, एक प्रश्न तो आदिकाल के नामकरण से संबंधित लगभग पूछा जाता है। तो सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल नामकरण करने वाले हैं वो है राहुल शांकृत्यायन। इसके अलावा यदि अपन देखा जाए चारण काल है, चारण काल नाम दिया है वो किसने दिया है, गिरियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल नाम दिया है वो नाम दिया है मिश्र बंधु ने। इसके अलावा यदि अपन देखा जाए आदिकाल, आदिकाल नाम दिया है वो नाम दिया है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है, वो नाम कौन सा दिया है, वो नाम दिया है वीर काल। कौन सा नाम दिया है, वीर काल। इसके अलावा अपन देखते हैं संधि काल प्लस चारण काल। संधि काल, चारण काल नाम देने वाले हैं कौन, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने नाम दिया है संधि काल और चारण काल। इसके अलावा ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि आधार काल नाम किसने दी। तो आधार काल का नामकरण करने वाले हैं कौन, सुमन राजे। बाकी काफ़ी कुछ कई बार आपको बता दिया जा चुका है। और भी नाम आते जैसे बीज वपन काल है, ये भी काफ़ी बार चला जाता है। बीज वपन काल, बीज वपन काल है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये नाम है, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। इनसे लगभग एक प्रश्न है वो कंपटीशन परीक्षाओं में है वो पूछा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिद्ध सामंत काल है तो श्यार। फिर आपके हैं चारण काल गिरियर्सन, फिर आपके प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, फिर है आदिकाल है वो विकल्प 3 है वो सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर आते हैं। इस्तुआर दला लित्यूर एंदु ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया था। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी का उल्लेख भी है। अंग्रेजी का उल्लेख इस इस्तुआर दला लित्यूर एंदु ये हिंदुस्तानी में है कि अंग्रेजी वर्ण कर्मानुसार वर्ण क्रम रखा गया है कवियों का। एक क्रम होता है ए के बाद बी सी डी, इस प्रकार। मान लो बी पर कवि बिहारी आ गया तो बिहारी का उल्लेख पहले होगा, शायद बिहारी रीति काल से संबंधित हो, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और साय कबीर है के पर आया है और कबीर भक्ति काल से संबंधित है, लेकिन यहाँ कोई मतलब ही नहीं होता। इनमें क्या ध्यान रखना है, वर्ण क्रम। तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति है इस्तवार दला लित्यूर एंदु ये हिंदुस्तानी में, और वर्णानुक्रम पद्धति में कौन सी है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा के वर्ण क्रम के अनुसार इसमें क्या है, वर्णन मिलता है। ये कंफ्यूज कर सकता है। वर्ण क्रम है वो इस्तवार दला लित्यूर एंदु ये हिंदुस्तानी में रखा गया है। किसका रखा गया है, अंग्रेजी का रखा गया है।
हिंदी का तो है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी की चाहे विडंबना कहो या कुछ भी कहो, हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी में लिखा ही नहीं गया है। ये भी एक बड़ी बात है। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस द्वार दला लितियतूर एंदु ये हिंदुस्तानी। और क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम क्या है? इतिहास ग्रंथ है, प्रथम इतिहास ग्रंथ है। फिर अपन पढ़ते हैं, दो भागों में है। 1839 में लिखा गया था, फिर 1847 ईस्वी में लिखा गया था, और फिर ये प्रथम संस्करण, दूसरा संस्करण है वो 1871 ईस्वी में लिखा गया था। और इसका जो हिंदी अनुवाद है, कैसा अनुवाद है? हिंदी अनुवाद किया है, किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनका क्या किया है? हिंदी अनुवाद किया गया है। एंदुई, एंदुई का अर्थ यहाँ क्या है? हिंदवी से है, हिंदी से है। हिंदुस्तानी का अर्थ यहाँ किससे है? उर्दू है। तो इसमें हिंदी और उर्दू के कवि है। कुल कितने कवि है? 738 कवि है, ये अपन पढ़ते आए हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। किस ग्रंथ, किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। पहले जैसे गाथा या गहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश 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 कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल की इस कथन में रिक्त स्थान में होगा। आचार्य शुक्ल की इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? पहला है सोपई या सोपड़े, रासो या रासक, दोआ या दुआ, या डी है सफेद। पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही क्या कहने से? दोहा या दुहा, दुआ या दुआ कहने से किसका बोध होने लगा? अपभ्रंश का बोध होने लगा। ये कथन किसका है? ये आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि जो गाथा या गहा कहने से प्राकृत माना जाता था, प्राकृत की एक शैली थी, उसी प्रकार दुआ या दुआ है वो किसकी शैली है? अपभ्रंश की अपनी शैली है, या अपभ्रंश का एक नया आविष्कार है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है? आचार्य शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और पंडित राहुल सांकृत्य। तो ये कई बार इसका अपन विस्तार से इसका वर्णन है वो पढ़ चुके हैं। ये किसने माना है? पंडित राहुल सांकृत्य। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो आचार्य शुक्ल का जो रासो शब्द है वो किससे मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। किस शब्द से मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। इसके बारे में काफ़ी रासो शब्द का है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ बताया है। किसी ने रासक माना है, किसी ने रास माना है, किसी ने रहस्य माना है, किसी ने उपरूपक के रूप में रासक को माना है। इसके बारे में अपन यदि उल्लेख किया जाए तो सर्वप्रथम नाम आता है गारसा द तासी का। गारसा द तासी ने माना है, वो किसे माना है? राजसूय से माना है। राजसूय से क्या बना है? वो बना है क्या? रासो बना है। या आचार्य शुक्ल की बात की जाए, आचार्य शुक्ल ने माना है, वो माना है रसायन से। एक नाम आता है इसमें नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने माना है, क्या माना है? रासक शब्द से किसकी उत्पत्ति मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। सबसे सर्वाधिक प्रमाणिक मत माना जाता है, वो मत माना जाता है किसका? हजारी प्रसाद
द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है, किससे मानी है? रासक, और रासक में भी क्या है? उपरूपक के रूप में रासक मानते हैं, वो कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि सर्वप्रथम रासों का नाम क्या था? रासक था। फिर क्या बना? रास बना। फिर क्या है? रासु बना। और फिर नाम क्या बना? रासु बना। तो रासक, रास, रासु, रास, और अंत में क्या नाम बनता है? रासो नाम क्या है? बनता है। तो अपन इसमें रसायन का और एक अपन और मानते हैं, माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं रहस्य। तो ये अलग अलग ही परीक्षा में काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न आता है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है रसायन से। क्योंकि विशलदेव रासों में उल्लेख मिलता है कि नाल रसायन आरंभ भई, शारद टूटी ब्रह्म कुमारी। इस पंक्ति को, विशलदेव रासों की इस पंक्ति का उल्लेख करके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हैं वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो इसका उत्तर है रसायन। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो बात क्या होती है कि ये डॉक्टर बुलर है, वो कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं। कश्मीर की यात्रा पर जब जाते हैं तब उन्हें पृथ्वीराज विजय का कहीं न कहीं प्रति मिल जाती है। तो पृथ्वीराज विजय की प्रति मिलती है, देखते हैं तो वो पृथ्वीराज विजय की प्रतियां वो इतिहास से बिल्कुल मेल खाती है। तब वापस जब वो राजस्थान आते हैं और पृथ्वीराज रासों की प्रति से इसका मेल कराते हैं, तब वो देखते हैं कि वास्तव में पृथ्वीराज रासों के जो ऐतिहासिक संवत है या इतिहास की घटनाएं हैं वो बिल्कुल भी पृथ्वीराज विजय से मेल नहीं खाती है। इसका डॉक्टर बुलर है इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को एकदम क्या मानते हैं? अप्रामाणिक रचना मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उनके बारे में तो बहुत बार कहा जा चुका है, फिर भी यदि अपन देख लें तो डॉक्टर बुलर है, बुलर के अलावा रामचंद्र शुक्ल भी है। वो क्या हैं? वो भी क्या मानते हैं? इनको अप्रामाणिक मानते हैं कि भाई देखा जाए तो इसके अलावा कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है कि ये वास्तव में पूरा का पूरा क्या है? एक तरह का जाली ग्रंथ है। तो और भाषा के ठिकाने, भाषा के स्तर पर बात की जाए तो ये ग्रंथ पूरा पूरा क्या है? बेठिकाने का लगता है। ऐसी बातें हैं पृथ्वीराज रासों के संबंध में कौन करते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। तो इसके अलावा यदि अपन देखें राजस्थान के जितने भी व्रत संग्राहक है जिसमें मुरारी दान है, इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद है आदि राजस्थान के व्रत संग्राहक जैसे हीराचंद ओझा है, हीराचंद, गौरी शंकर ओझा जी है, वो भी क्या मानते हैं? वो भी पृथ्वीराज रासों को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक घोषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। गद्य पद्य मिश्रित संपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो संपू काव्य किसे कहा जाता है? संपू काव्य कहा जाता है जो गद्य और पद्य का जो मिश्रित काव्य होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है संपू काव्य के नाम से। तो वो रचना है वो कौन सी है? राहुर वेल। राहुर वेल रचना की यदि अपन विशेषताएं देखें तो राहुर वेल, ये परीक्षा में कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा अपन क्या है विस्तार से पढ़ लेंगे। तो राहुर वेल की विशेषता है, राहुर वेल शिलांकित कृति है। कौन सी कृति है? पत्थर पर। शिलांकित मतलब पत्थर पर लिखी हुई। वास्तव में कोई कृति के रूप में इसका उल्लेख कोई मिला ही नहीं, अभिलेख के रूप में शिला पर लिखा हुआ इसका उल्लेख मिलता है। ये रखी हुई थी बम्बई का एक म्यूजियम है
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, वहाँ से इस पुस्तक को अभिलेख को लाया गया और इसी पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो ये कैसी कृति है? शिलांकित कृति है। दूसरा है 10वीं शताब्दी की रचना है। ये कौन सी शताब्दी की रचना है? 10वीं शताब्दी की रचना है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इसमें नायिका है वो है राहुल। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और गलत भी अभ्यर्थियों करवाते हैं, और गलत कराने की जगह भी यही है। वो क्या करते हैं, राहुल नाम है वो किसका दे देते हैं, नायक के नाम का उल्लेख कर देते हैं कि भाई राहुल तो नायक है, लेकिन नहीं। यहाँ राहुल कौन है? राहुल वेल में राहुल है वो क्या है, नायिका है। इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी की नक्सिक प्रणाली, कौन सी प्रणाली? नक्सिक प्रणाली होती है जिसमें नायिका का श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। उस नक्सिक प्रणाली की प्रथम रचना है वो कौन सी है? राहुल वेल रचना है। वो हिंदी साहित्य की नक्सिक की प्रथम रचना माना जाता है। इसके अलावा एक और इसके बारे में फैक्ट है कि हिंदी की 7 भाषाओं का उल्लेख, हिंदी की 7 भाषाओं का उल्लेख भी इस रचना में मिल जाता है। भाषा का वो यहाँ बोली कह दो, 7 भाषाएं लिख दो, यहाँ 7 बोलियों का उल्लेख है, यहाँ 7 बोलियां हैं इस राहुल वेल में, इसका वर्णन मिल जाता है। तो इसका एक और यदि अपन फैक्ट देख लें तो सरल ही है। इसके रचनाकार है, और रचनाकार कौन है? रोड़ा नामक कवि है। तो एक ध्यान रखना, रोड़ा नामक कवि है, शिलांकित कृति है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई से मिली है, 10वीं शताब्दी की रचना है। हिंदी की 7 बोलियों का उल्लेख इसमें मिलता है। इसकी नायिका है, वो नायिका कौन सी है? राहुल नायिका। और हिंदी की नक्सिक प्रणाली की शुरुआत होती है तो वो किससे होती है? राहुल वेल से होती है। इस प्रश्न को याद अवश्य कर लेना। आरपीएससी की कॉलेज लेक्चरर और स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती में हिंदी के जो लौकिक गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य और लौकिक साहित्य से एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो लौकिक साहित्य, ये गद्य साहित्य की ये क्या है? रचना है। इसके अलावा अपन देखते हैं वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण और राहुल वेल, तीनों ही हिंदी साहित्य की गद्य रचना है आदिकाल की। तीनों रचनाएं कैसी है आपको याद रख लेनी है, आदिकालीन गद्य रचनाएं। आदिकालीन क्या रचना है? गद्य रचनाएं हैं। किसकी है? आदिकालीन। वर्ण रत्नाकर है, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की है। किस शताब्दी की है? 14वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो कौन सी शताब्दी की है? 12वीं शताब्दी की है। और राहुल वेल है वो किस शताब्दी की रचना है? 10वीं शताब्दी। तो याद भी कर सकते हो, राहुल वेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, और वर्ण रत्नाकर है वो वर्ण रत्नाकर है कौन सी शताब्दी है? 14वीं शताब्दी की रचना है। वर्ण रत्नाकर आप पढ़ते ही हो, वर्ण रत्नाकर मिथिली गद्य है। इसके अलावा क्या है? ज्योतिश्वर ठाकुर की लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें जो 84 सिद्ध है, 84 सिद्धों का उल्लेख भी इसमें आपको वर्ण रत्नाकर में मिल जाता है। इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र ने इसका क्या किया है? संपादन किया है। और विशेष रूप से ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी की रचना बताने वाले वर्ण रत्नाकर को है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतने 16वीं शताब्दी की रचना बताया है। इसके अलावा यदि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो गोविंद सुंदर के शासनकाल में दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की। इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका विशेष रूप से उल्लेख किया कि बनारस के आसपास की भाषा और संस्कृति का उल्लेख है इस उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। श्रावकासार है वो देवसेन की श्रावकासार है, हिंदी की प्रथम रचना इसको मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये अपन पढ़ते आए हैं। 250 दोहों के अंदर इसमें श्रावक धर्म का प्रचार किया गया है।
तो इसमें प्रश्न होगा गद्य मिश्रित प्राचीनतम हिंदी है वो है राउरवेल। दोनों गद्य की और ये गद्य पद्य मिश्रित है। इसमें पहले तो गद्य में उल्लेख किया गया राउरवेल का, नक्सिक प्रणाल पर श्रृंगार वर्णन किया गया है, उसके बाद पद्य में इसका वर्णन किया गया। फिर अपन प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कई बार अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो के रचयिता है वो कौन है? नरपति नालह। कई उल्लेख मिलता है कि मोतीलाल मेनारिया ने इनको क्या क्या, गुजराती नामक कवि है नरपति, उसकी रचना माना है, लेकिन सामान्य सा उत्तर सीधा क्या है? वो है नरपति नालह। तो बीसलदेव रासो है, बीसलदेव रासो है कौन? सीधा उत्तर निकल रहा है। खालिक बारी रचना है किसकी है? अमीर खुसरो की। भरतेश्वर बाबुली रास है शालिभद्र सूरी की। और दोहा कोश है सरहपाद की। तो इसका उत्तर होगा कौन सा? इनकी रचनाओं को ध्यान रख लेना है। खालिक बारी है अमीर खुसरो की, हिंदी साहित्य की खड़ी बोली के प्रथम कवि है वो कौन है? अमीर खुसरो है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश 1255 में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ। ये काफ़ी कुछ आपको बता दिया गया, परंतु एक ध्यान रखना आप, आचार्य शुक्ल, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने किनको? अमीर खुसरो और विद्यापति को। अमीर खुसरो और विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने आदि काल के फुटकर कवियों में शामिल किया है। ये कैसे कवि है? आदि काल के फुटकर कवि है। तो फुटकर कवियों की श्रेणी में डालने वाले आचार्य शुक्ल है, अमीर खुसरो और विद्यापति को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दोहा कोश तो प्रसिद्ध है सरहपाद की। भरतेश्वरी बाहुबली रास है, रास जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। वो कौन सा है? भरतेश्वरी बाहुबली रास 1184 में लिखा गया था और गणपति सुंदर गुप्त ने इनको या इससे हिंदी साहित्य की आदिकाल का प्रारंभ माना है। तो ये काफ़ी कुछ पढ़ते आए। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ऐसा मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो है हिंदी का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य है और इसके जो लेखक है जो संत वरदाई है वो हिंदी के प्रथम महाकवि है, ऐसे मानने वाले कौन है? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि ये पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इसके अलावा आचार्य शुक्ल के 3-4 कथन प्रसिद्ध है कि भाटों के इस वाकजाल के अंदर वास्तव में कितना साहित्य सुरक्षित है और कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक सही नहीं है, या कहाँ तक संदिग्ध है कहाँ तक संदिग्ध नहीं है, कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है, इसका पता लगाना कोई आसानी का खेल नहीं है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? और इसके बाद में वो कहते हैं कि इसके अलावा कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कि ये पूरा का पूरा वास्तव में जाली ग्रंथ है। और इसकी भाषा के बारे में भी बात करते हैं तो भाषा भी इसकी क्या है? बे ठिकाने की भाषा किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहने का काम किया है। और इसके अलावा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। इसके अलावा अपन बात करें मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने किसकी बात की? आनंद संवत की बात की। अ का अर्थ इन्होंने बताया है नहीं, नंद का अर्थ है 90। मतलब क्या है? 90 वर्ष, 90 से 91 वर्ष के आधार पर जो कि पृथ्वीराज विजय से पृथ्वीराज रासो पीछे चल रहा है, तो एक अनंत संवत का भी इसमें उल्लेख करके कहा कि बिल्कुल इस संवत एक अलग ही प्रकार का संवत चंद वरदाई ने रखा है, इस कारण जो ऐतिहासिक मेल नहीं खा रहा है। और उन्होंने अनंत संवत की कल्पना करके विष्णुलाल जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने है वो पृथ्वीराज रासो को एकदम प्रमाणिक ठहरा दिया था। और हीरा गौरीशंकर हीरा सन ओझा ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? भट्ट भणत की संज्ञा देने का कार्य किया है।
इसके अलावा अपन प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? वो लिखा है बच्चन सिंह ने। वर्ष आपको पूछे तो 1996। इसके बाद में है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये प्रश्न भी ये तीनों ग्रंथ लिखे हैं, वो किसने लिखा है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखने का कार्य किया है। प्रश्न पूछ ले तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, उद्भव और विकास 1950, 1952 और ये भी कहाँ है 1952। तो ये प्रश्न है। और इसके अलावा यदि और इतिहास ग्रंथों की बात की जाए तो श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथों को काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में और आगे भी पूछने की संभावना है। उन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी भाषा का विकास, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका विकल्प संख्या 1 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? वो लिखा है बच्चन सिंह के द्वारा। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास से करने वाले लेखक है। तो ये लेखक कौन है? किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो जॉर्ज गिरियसन का ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ का किशोरीलाल ने प्रथम इतिहास के रूप में 1957 में हिंदी अनुवाद किया और उनका नाम दिया, क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और गार्सद तासी इस्तवार द ललितुर एंदु, ये हिंदुस्तानी उस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? वो किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का कैसा इतिहास है? आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, वो किसने लिखा है? 1938 ईस्वी में। किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और इस आलोचनात्मक इतिहास की विशेषता, इसमें आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का ही उल्लेख कर पाए। फिर लिखने का विचार था लेकिन वो नहीं लिख पाए। और गणपति चंद्र गुप्त का है, वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कैसा इतिहास है? वैज्ञानिक इतिहास है। वो कब लिखा था? 1965 ईस्वी में लिखा है। तो प्रश्न इसमें से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका होगा किशोरीलाल गुप्त। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था? भरमर गीत की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, पद्मावत की भूमिका में और सरस्वती पत्रिका में। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? काशी नागरी प्रसारिणी सभा, काशी नागरी प्रसारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास लिखने का क्या किया था? प्रयास किया था या लिखने की शुरुआत की। तब आचार्य शुक्ल को उनकी क्या लिखने का कहा? उनकी भूमिका लिखने को कहा। और भूमिका इनकी प्रकाशित हुई काशी नागरी प्रसारिणी सभा के वृत्त इतिहास में। वो हुई हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से इनकी क्या हुई थी? भूमिका हुई थी। वो क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। इन पूरे के पूरे इस ग्रंथ का नाम था हिंदी शब्द सागर। क्या था? हिंदी शब्द सागर ग्रंथ था हिंदी साहित्य का। वो किसने प्रकाशित किया? काशी नागरी प्रसारिणी सभा। उसमें भूमिका लिखी थी। किसने लिखी थी? भूमिका लिखी थी आचार्य शुक्ल ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से भूमिका लिखी और वही हिंदी साहित्य का विकास है। फिर स्वतंत्र पुस्तक का रूप लिया और स्वतंत्र पुस्तक का रूप लिया है, वो किस नाम से लिया? हिंदी साहित्य का इतिहास। और समय पूछे तो 1929।
आगे अपन चलते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें सड़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का हास्य है। शुक्ल जी के उक्त कथन का क्या हास्य है? विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है। बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल है वो विद्यापति को किस में रखना चाहते हैं? वो श्रृंगारी कवियों के अंदर ही रखना चाहते हैं। इससे संबंधित एक कथन है। इससे संबंधित कथन है किसका? बच्चन सिंह का एक कथन है। बच्चन सिंह भी यही कहते हैं कि जो विद्यापति के जो पद है उनको श्रृंगारी का, उनको भक्ति का कहना उतना ही है जैसे जो खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। यदि खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक नहीं कह सकते तो उसी प्रकार आप विद्यापति के पदों को भी क्या नहीं कह सकते? भक्ति से संबंधित नहीं मान सकते या विद्यापति को भक्त नहीं मान सकते। तो ये बच्चन सिंह का सवाल। बच्चन सिंह ने तुलना की है, किससे की है? विद्यापति के पदों की तुलना की है खजुराहो के मंदिरों से। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है और भी पूछा जाएगा कि बसंत सिंह ने खजुराहो के मंदिरों से तुलना किया हुआ कथन आ भी सकता है, तो आपको सीधा लिखना है, उत्तर क्या लिखना है? बच्चन सिंह ने। इसमें काफ़ी विवाद चलता है। कई कहते हैं कि ये भक्त कवि है, कई कहते हैं ये श्रृंगारी कवि है, और कई जो इतिहासकार है या आलोचक है वो कहते हैं रहस्य के कवि है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं। भक्त कवि है वो मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कहते हैं ये कैसे कवि है? भक्त कवि है। एक है आपके ब्रज नंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रज नंदन सहाय और श्याम सुंदर दास कहते हैं ये कैसे कवि है? भक्त कवि है। श्रृंगारी कवि मानते हैं, श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं हर प्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, फिर कौन है? रामचंद्र शुक्ल भी क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं। राम वृक्ष कौन? बेनीपुरी। और कौन है? राम कुमार वर्मा। हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी और राम कुमार वर्मा हैं। वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं विद्यापति के पदावली के पदों को श्रृंगारी कवि मानते हैं। कुछ कवि है या कुछ इतिहासकार है वो इनके पदों को रहस्य से मानते हैं, जिसमें जनार्दन मिश्र है, नागेंद्र नाथ गुप्त है। जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त। तो ये प्रश्न है भक्त कवि, श्रृंगारी कवि और रहस्य के कवि। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और भी पूछा जाएगा। और हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या माना है? हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को माना है पंचदेवोपासक। क्या माना है? पंचदेवों उपासक मानने का कार्य किया है। वो किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर भी बताया है। ये काफ़ी कुछ विद्यापति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारी। और एक और ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते तो भक्त कवि है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि भी कहा गया है। क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। वो कौन है? विद्यापति। इधर भक्त कवि मानते हैं, लेकिन श्रृंगार रस का वाक कवि भी कौन मानने का कार्य करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानने का कार्य करते हैं। ये प्रश्न भी
आपको पूछा जा सकता है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो प्रमाणिक अप्रमाणिक का काफी कुछ अपन क्या है चर्चा कर चुके हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले कौन लोग हैं, ये 65% परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के विषय में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रमाणिक मानने वाले हैं कौन हैं, कर्नल जेम्स टॉड, श्याम सुंदरदास, मोहनलाल पांड्या, पूरा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आप लिख देना, और फिर है कौन, मिश्र बंधु। इनका 4 लोगों का नाम आप प्रमाणिकता में अवश्य ही याद रखना। ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक आपको याद, ये बार बार कहने का कोई औचित्य नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं, तो समय कितने हैं, 69 समय हैं। 69 समय हैं, वो किसमें है, जो सबसे विरुद्धतम संस्करण है, कौन सा है, विरुद्धतम संस्करण है, जो किसके द्वारा प्रकाशित है, नागरी प्रसारणी सभा काशी है, उसके द्वारा संपादित है, वह विरुद्धतम संस्करण है। उसमें क्या है, उसमें कितने समयों हैं, 16,300 संध है और गुण 69 है। वो क्या है, 69 समय या समयों हैं। तो ये ध्यान रखना। और इसमें काफ़ी कुछ समयों के यहाँ सर्ग के बारे में पूछा भी जा सकता है। प्रथम सर्ग है वो कौन सा सर्ग है, प्रथम सर्ग है वो आदि सर्ग है, और दूसरा सर्ग है वो कौन सा समयों है, वो है दासम समय। दासम समय में क्या है, दासम नाम से ही सीधा स्पष्ट पता है, जो 10 अवतार है, किसके, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, वो दासम समयों के अंदर मिलता है। तो 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इस कारण आपको कई बार पूछा जाता है कि राम कथा का उल्लेख है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इसके अलावा आप सबसे बड़ा सर्ग भी कई बार पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सर्ग है कौन सा है, कन्नौज सर्ग है, या सबसे मार्मिक सर्ग या समय है वो कौन सा है, सबसे मार्मिक है वो कौन सा है, कयमास सर्ग है, वो सबसे मार्मिक सर्ग है। तो ये काफ़ी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेने। सबसे बड़ा सर्ग है, सबसे मार्मिक सर्ग है, या दासम समय है, राम कथा का उल्लेख मिलता है। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास। वर्ण क्रमानुसार आपने बात पहले हो चुकी है। हिंदी और उर्दू के वर्णानुक्रमी पद्धति, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कई पद्धतियों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जिसमें वर्णानुक्रमी पद्धति है, या वर्णानुक्रमी पद्धति के बाद में यदि अपन पढ़ते हैं तो कालानुक्रमी पद्धति है। कालानुक्रमी पद्धति के अलावा विधेयवादी पद्धति, और विधेयवादी पद्धति के अलावा एक और पद्धति है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, वो वैज्ञानिक पद्धति। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था गारसा दत्त तासी के द्वारा, इस्तवार द लित्यतुर एंदुये हिंदुस्तानी। तो इस्तवार एंदुये हिंदुस्तानी ग्रंथ और जो शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सरोज और ये जो ग्रंथ है, दोनों
कौन सी पद्धति में लिखा गया? वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया, जिसका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन या कोई भी इतिहास लेखन कर रहे हो, इसमें सबसे निकृष्ट पद्धति यही है जिसमें वास्तव में सही तरीके से इसका वर्णन या अपन कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास अच्छी तरीके से लिखा ही नहीं जा सकता है। तो पहली बार वर्णानुक्रम पद्धति में लिखने का कार्य किया किसने किया है? गारसद तासी। और गारसद तासी का ग्रंथ है कौन सा? इस द्वार द ला लिटरेचर एंडो ये हिंदुस्तानी, और द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और मिस्र बंधु विनोद। चतुर्थ भाग लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ग्रंथ है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी पद्धति में? कालानुक्रमी पद्धति में है। और शिव सिंह सरोज का ये ग्रंथ है, ये हैं आपके वर्णानुक्रमी पद्धति में या वर्णानुक्रम पद्धति में, और ये भी कौन सा है? वर्णानुक्रम पद्धति। और ये आपकी क्या प्रथम ग्रंथ है, और ये आपके 1883 में लिखा गया, ये 1888 में लिखा। तो 1883 से पहले इस द्वार द ला लिटरेचर लिखा गया था, तो ध्यान रखना आप। तो प्रथम ग्रंथ है ये पहला, और दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत है। इन रचनाओं में वज्रियान धर्म का प्रसार मिलता है, बिल्कुल। वज्रियान धर्म से, बौद्ध धर्म से वज्रियान धर्म निकलता है, और वज्रियान धर्म से हिंदी साहित्य का सिद्ध साहित्य मिलता है। इनकी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश के निकट की जन बोली है। शौरसेनी अपभ्रंश का सिद्ध साहित्य से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? सिद्ध साहित्य की विशेषता है, सिद्ध साहित्य पूर्वी हिंदी के निकट था। किस हिंदी के निकट था? पूर्वी हिंदी के निकट था। और पूर्वी हिंदी लिखी गई थी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। आधुनिक यदि आर्य भाषा की बात की जाए, आधुनिक आर्य भाषा की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली। और पूर्वी हिंदी में अपन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, और कौन सी है? बघेली है। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, और पूर्वी हिंदी है अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश का तो कोई मतलब नहीं। शौरसेनी अपभ्रंश है, शौरसेनी अपभ्रंश आपकी मिलती है भारत के पश्चिमी भाग में। कहाँ मिलती है? पश्चिमी भाग की यदि बात की जाए तो इसमें शौरसेनी आपको बिल्कुल मिल जाएगी, जिसमें आपके पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है। राजस्थानी यदि बात की जाए तो राजस्थानी किस अपभ्रंश से मिलती है? तो वो किस में मिलती है? शौरसेनी में मिलती है। यदि अपन भाषा के बारे में जब अपन बात करेंगे तो इसका विस्तार से अपन बिल्कुल ही अध्ययन करेंगे। तो इसमें कौन सी होगी? शौरसेनी अपभ्रंश नहीं है। इसमें कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश। तो असंगत पूछा है, तो इसका विकल्प है बी है। इस साहित्य की अधिकांश रचना सरिया गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय संत भी प्राप्त हुए। दोहा है तो दोहा कोश है। सरिया गीत तो सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं है ही। इस साहित्य में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों का क्या किया गया है? खंडन किया गया। तो बिल्कुल खंडन किया गया। इसकी जगह खंडन का विलोम होता है, ध्यान रखना, मंडन। मंडन कहीं नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें पाखंडों का खंडन किया गया है, गुरु की सेवा का महत्व दिया गया है, अंधविश्वासों पर शॉर्ट की गई है। तो ये काफ़ी कुछ है। तो बिल्कुल इसमें बी कथन है वो गलत है। जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत विवरण है। वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के आवरण में पद्यबद्ध की गई। तो वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं वो मिलती है, पद्यबद्ध की गई रास नाम से। किस नाम से की गई? रास नाम से वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं वो। क्या? वैष्णव जो विष्णु के अवतार थे, 10 अवतार माने जाते हैं, जिसमें राम और कृष्ण का उल्लेख भी मिलता है। रास के अलावा इन रचनाओं को ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है नेट और वरिष्ठ अध्यापक में कि हरिवंश पुराण, वैष्णव कथाएं किस नाम से
प्रकाशित की जाती थी, या उसका नाम क्या रखा जाता था? तो वैष्णव अवतारों की कथाओं का नाम रखा जाता था हरिवंश पुराण। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इसके अलावा इन्हें रास भी कहा जाता। क्या कहा जाता था? रास। एक और ध्यान रखना, जैन साहित्य का रास है जो आदिकालीन वीर काव्य है, रासो है, रासो की पृष्ठभूमि से बिल्कुल भी अलग है। रास है वो कैसा है? धार्मिक काव्य है। कैसा काव्य है? धार्मिक काव्य है। रासो है वो कैसा है? वीर गाथा का है, या वीरता का उल्लेख है। यहाँ आदिकालीन जो शासक थे, ऐतिहासिक शासक थे, उन शासकों के बारे में वर्णन किया गया है। तो रास है वो जैन है, रासो है वो क्या है? इस वीर गाथा काल के जो कवि है उनके द्वारा, चारण कवि है, चारण कवियों के द्वारा उल्लेख किया गया है। तो एक ध्यान रखना। तो रास या हरिवंश पुराण है वो जैन साहित्य में वैष्णव अवतारों की कथाएं मिलती है। हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधु, अपने पिछले बात हो चुकी थी, पश्चिम क्षेत्र है वो जैनों का है, पूर्वी क्षेत्र है वो सिद्धों का है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। हिंदी के पश्चिम क्षेत्र में जैन साधु ने अपने मत का प्रचार है वो प्रमुखतः हिंदी कविता के माध्यम से किया। बिल्कुल किया। इसमें आपके राजस्थान है, राजस्थान के अलावा गुजरात है, इन क्षेत्रों में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया। यह साहित्य प्रमुख रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। बिल्कुल। इसमें कई शैलियाँ हैं जैन साहित्य की, अपन बात करते हैं तो एक शैली आसार शैली है। आसार शैली में उपदेशात्मकता का महत्व है। किसका महत्व है? उपदेशात्मक, आचरण का महत्व दिया गया है। यहाँ किस प्रकार लोगों को आचरण करना चाहिए, उस आचरण के बारे में बताया गया। उपदेशात्मक शैली है। इसके अलावा फागु और चरित, फागु और चरित शैली है वो क्या है? शैली की सामान्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। और जैन मंदिरों में श्रावक लोग हैं रात्रि के समय में ताल लेकर रासों का गायन करते थे। रासों का गायन कहाँ करते थे? किसका गायन करते थे? रास का गायन करते थे। किसका गायन करते थे? रास शैली का गायन करते थे, जो अपन पढ़ते थे। रासो काव्य है, बिल्कुल रासो काव्य है वो आदिकालीन चारण कवियों का काव्य है, जिसमें वीरता से संबंधित पद्यों का उल्लेख किया जाता था, या वीरता से संबंधित गीत गाए जाते थे। शासक वर्ग का वर्णन किया जाता था। तो रासों की जगह क्या आना चाहिए था? रास आना था। इस कारण ये कथन है वो क्या हो गया? गलत। यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो कि शुक्र के संवाद के रूप में ही रासो काव्य लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो विषयक वक्तव्य किसका है? 2023 के सहायक आचार्य में आ चुका है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, राम कुमार वर्मा है, राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका कथन का उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत अच्छी बात करते हैं, प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक मानने का कार्य इन्होंने किया है रास सोसाइटी। उन्होंने कहा जितने तक जो सुखी संवाद के रूप में जितना भी पृथ्वीराज रासो का यदि उल्लेख मिलता है वो तो है प्रमाणिक, और सुखी संवाद के रूप में यदि कहीं उल्लेख नहीं मिलता है तो वो पूरा का पूरा है वो क्या है? प्रक्षिप्त है। क्या है? प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त का अर्थ है बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। अलग अलग कवियों ने या बाद में किसी कवि ने उसके बाद में उल्लेख कर लिया होगा। तो प्रक्षिप्त का है जहाँ भी सुखी के रूप में संवाद नहीं मिलता है तो वो बाद में जोड़ा गया प्रक्षिप्त है। और सुखी के रूप में जहाँ भी उल्लेख मिलता है तो वो क्या है? वो पूरा का पूरा वास्तव में पृथ्वीराज रासो है वो क्या है? प्रमाणिक है। इसके अलावा विद्यापति पदावली के बारे में कहा, कीर्ति लता के बारे में कहा, कीर्ति लता के बारे में कहा कि ये भी क्या है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस रचना में गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है? श्रवकासार, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुलवेल और वर्ण रत्नाकर। मैंने कहा था ये प्रश्न पूछा जाता है। आदिकालीन लौकिक साहित्य और आदिकालीन गद्य साहित्य। लौकिक साहित्य की बात की जाए एक प्रश्न ये पूछा ही जाता है।
लौकिक साहित्य की बात की जाए तो लौकिक साहित्य में आपको पढ़ना है ढोला मारूरा दुहा। इसके अलावा यदि अपन पढ़ते हैं वसंत विलास, जे मयंक, जस चंद्रिका आदि, जो यहाँ एक है वो भट्ट केदार की है। जय संत प्रकाश, तो ये काव्य हैं वो डॉक्टर नगेंद्र ने इनको लौकिक साहित्य में रखा है। इसके अलावा आदिकालीन गद्य साहित्य में उल्लेख मिलता है, वो मिलता है राहुल वेल, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी नगेंद्र ने इनको किस में रखा है, आदिकालीन गद्य। ये शंपु है, आपको पिछले वीडियो में पिछले प्रश्नों में बताया भी जा चुका है। तो इसमें कौन सी है, श्रावकासार नहीं है। ये जैन साहित्य की पद्य रचना है, किसकी है, श्रावकासार देवसेन की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में असंगत है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा है, तो उसमें ग्रियर्सन के संबंध में कौन सा कथन असंगत है अपन देखते हैं। इसमें कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया, बिल्कुल कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया गया है डॉक्टर ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। अपन उसका क्या है, पढ़ते आए हैं। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल विभाग भी किए गए हैं। बिल्कुल हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में, कितने भागों में, 11 भागों में बांटने का कार्य भी किया है। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जिसमें अपन पढ़ते हैं चारण काल है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक साहित्य है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं जायसी का प्रेम काव्य है, या ब्रज की कृष्ण भक्ति है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं तुलसीदास है। तुलसीदास के बाद में अपन पढ़ते हैं रीति काव्य, या तुलसी के परवर्ती कवि है। इसके अलावा अपन एक है 18वीं शताब्दी है, या कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है, और अंत में है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल काल विभाग में बांटने का कार्य किया, और कितने काल भागों में बांटा गया है, 11 काल भागों में बांटने का कार्य किया है। इसमें वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए गए। पर्याप्त सभी कवियों का विवरण विस्तार से नहीं दिया गया, सभी कवि का। इसमें जायसी और तुलसी पर अलग अलग अध्याय है। बिल्कुल जायसी का प्रेम काव्य है, और तुलसीदास जी के बारे में भी एक पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा भाग लिखा है, लेकिन इसमें सभी कवियों का विवरण है वो पर्याप्त विस्तार से नहीं दिया है। तो इसमें विकल्प संख्या सी है, वो क्या है, वो है गलत विकल्प है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई। तो किस नाम से पद्यबद्ध की गई है, वो की गई रास नाम से। और रास के बारे में बहुत कुछ वर्णन है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो कोई ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत है नहीं। कौन सा विवरण सही नहीं है, राहुल वेल में राहुल नामक नायक का सूर्य वर्णन है। मैंने पहले ही कहा है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 में ये प्रश्न पूछा है। तो क्या है, राहुल वेल में राहुल नामक नायक का सूर्य वर्णन। देखो अभी पूछ लिया,
नायक नहीं है। राहुल नामक क्या है? राहुल नायिका। हर परीक्षा में विद्यार्थी को कंफ्यूज किया ही जाता है। तो सीधा सही नहीं है पूछ लिया, और सही ये कौन सा प्रथम विकल्प सही नहीं है। वसंत विलास श्रृंगार रस का काव्य है, बिल्कुल सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये कथन भी पूछा जाता है। और ये कथन आपको याद रखना है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कई ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण में बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये उपयुक्त कथन है वो किसका है? तो उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ढोला मारूरा दूहत मूलत लोक भाषा काव्य है, बिल्कुल। डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ढोला मारूरा दुआ है, वो ढोला मारूरा दुआ को लौकिक साहित्य के अंतर्गत गिनते हैं। इसके अलावा जयसंत प्रकाश है, जयसंत प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका है, वसंत विलास आदि रचनाओं को भी लौकिक काव्य के अंतर्गत मानते हैं। राउर वेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण हैं और वर्ण रत्नाकर इन रचनाओं को गद्य रचनाओं में शामिल करते हैं। तो गद्य रचनाओं और जो लौकिक रचनाएं हैं इनका एक बार अपन को इस प्रश्न पहले के प्रश्नों में मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है, अवश्य देख के जाना आप। हिंदी के विद्वानों ने इसका मेवाड़ के रावल खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकाल संवत 1730 और संवत 1760 के मध्य में है। खुमान रासों के रचनाकार के विषय में उक्त अभिमत किसका है? सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 में ये है किसका है? मोतीलाल मैनारिया का कथन है। साहित्य में साहित्य से न हमें दूसरी राजमती मिलती है, न दूसरा विशलदेव ही मिलता है, और इसी में विशलदेव रास के कवि की सबसे बड़ी सफलता नहीं थे, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं। ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? माता प्रसाद गुप्त है। और विशलदेव रासों के बारे में हम 7-8 जो हमारी प्रश्नमाला हुई है, बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से हम इसका बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सहरपा का समय है वो माना है। सहरपा का समय कब माना है? सहरपा का समय माना है 8वीं शताब्दी के 60 का दशक, 769 ईस्वी माना है। 769 ईस्वी 8वीं शताब्दी का 60 का दशक। सिद्धों की सीधी सादी, ये कई बार सब चुद्दी में आ जाता है। सीध ध होता है और पीछे वाला क्या होता है? द होता है। ये सब चुद्दी में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टकूट बना, उसकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का कथन है। प्राकृत पैंगलम में निम्नलिखित में से किस रचना के कुछ संद मिले थे जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। वो पूछा है अमीर रस, अमर लिख दिया। इसका सही क्या है? अमीर रसो। योगचर्या और डोंबी गीति का ग्रंथ है वो कौन से सिद्ध कवि के द्वारा रचित माने गए हैं? डोबिम्पा, कहनपा, कुकिरपा और सहरपा। तो ये आपको मिलेंगे। सहरपा अपन पढ़ते हैं दोआ कोश, और किसमें मिलते हैं? सरिया गीत। और डोबिम्पा है तो डोबिम्पा के है योगचर्या और डोंबी गीति का। तो डोंबी से सीधा पता चल रहा है कौन है? डोबिम्पा है। या लिख दिया है पा करना, ठीक। तो ये अपने 30 प्रश्न हैं वो आज के संपूर्ण हुए। आशा है कि आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विजन है वो अभी 15-20 दिन के बाद नेट की परीक्षाएं होने वाली है। तो हम जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों की एक प्रश्नमाला जल्दी ही आपके समक्ष लाने वाले हैं। आशा है कि आप इन प्रश्नोत्तरियों को पसंद कर रहे होंगे और उसी तरह आगे की प्रश्नोत्तरियों को भी पसंद करेंगे। आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि आपका और हमारा जो साथ है वो
चलता रहे। धन्यवाद।